Hi everyone, welcome to PrepSolve. Today I will discuss about the Indian Constitution preamble, यानी preamble of the Constitution and its salient feature. यानी अब हम इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं संविधान का जो प्रस्तावना है यानी उद्देशिका है और जो salient फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीएम्बल के बारे में। तो प्रीएम्बल हमारा क्या कहता है, तो प्रीएम्बल मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expressions, belief, faith and worship। तो इसको हम जो ये प्रीएम्बल है इसको थोड़ा अलग से एक बार डिस्कस कर लेते हैं और इसके जो सैलिएंट फीचर हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें प्रीएम्बल्स की, तो प्रीएम्बल में कुछ वर्ड्स हैं जो 42 अमेंडमेंट द्वारा जो है जोड़े गए हैं। तो आपका जब 42वां संवैधानिक संशोधन होता है प्रीएम्बल में, अमेंडमेंट यानी 42वां संवैधानिक जो संशोधन है, इसमें क्या हुआ है कि आपके सोशल सेकुलर, सोशल और सेकुलर और आपका फ्रेटर्निटी, ये जो वर्ड हैं ये बाद में जो है प्रीएम्बल जब बनी उसके बाद में जो है ऐड किए गए थे तीनों वर्ड 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि संविधान का जो प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हमें कहता क्या है, हमें किस टाइप का जो है स्टेट बनाना है। तो स्टार्टिंग से हम लेते हैं, फर्स्ट लाइन है आपकी वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ से क्या है कि एक बंधुत्व और भाईचारे की भावना निकल कर आती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब है हम जो है ना एक जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट है और हम किसी के भी डोमिनियन स्टेट या हम किसी के भी जो है ना अधीन स्टेट नहीं है। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, समाजवादी का मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे कहीं भी जो है ना कास्ट, रेस एंड इस टाइप का कोई जो है ना ऊंच नीच ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोशलिस्ट। सोशल जो वर्ड है उसका मीनिंग ही यही होता है कि जो है ये जो आपका जो रेशियल इनइक्वालिटी है वो यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे सभी इक्वल्स होते हैं। अब हम बातें करते हैं आगे सेकुलर। सेकुलर जो वर्ड है, सेकुलर का जो मीनिंग है वो है कि स्टेट का कोई भी स्पेशल रिलीजन नहीं होगा, माने कि कंट्री का कोई स्पेशल कोई भी रिलीजन नहीं होगा। सेकुलर वर्ड का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, यानी राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा। यहाँ से ये बातें निकल के आती हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माने कि लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। लोकतांत्रिक जहाँ पे जनता द्वारा जो है शासक को चुना जाता है उसको हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट यानी हेड ऑफ द स्टेट है उसका भी चुनाव जो है जनता द्वारा होता है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माना जाता है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी भारत के जो है सभी नागरिकों को हम सिक्योर कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो बात हुई है आपकी जस्टिस यानी न्याय कैसा होना चाहिए प्रीएम्बल में बताया गया है। तो 3 टाइप के आपको जस्टिस बताए गए हैं। ठीक है, तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रीएम्बल में सुझाया गया है। सामाजिक न्याय आप जानते ही हैं कि जहाँ भी जो है भेदभाव होता है, जहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो न्याय देने का प्रयास प्रीएम्बल के थ्रू बताया गया है। इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें, तो आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि सभी को जो है ना जो रिसोर्सेज हैं उन पर जो है इक्वल राइट होना चाहिए, यानी संसाधनों पर समान अधिकार होना चाहिए। और पॉलिटिकल राइट्स का मतलब है कि राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो सभी वर्गों में बराबर बराबर होना चाहिए। तो 3 टाइप के हमें जो है जस्टिस बताए गए हैं। तो जस्टिस एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है उसमें कितने टाइप के जस्टिस बताए गए हैं, तो अब आपको बताना है 3 टाइप के जस्टिस हैं। पहला जस्टिस है सोशल जस्टिस, दूसरा जस्टिस है आपका इकोनॉमिक जस्टिस और थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। तो 3 टाइप के आपको जस्टिस बताए गए हैं। अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी जो है जो थॉट का जो लिबर्टी है, एक थॉट का लिबर्टी है, एक्सप्रेशंस की लिबर्टी है, बिलीफ, ठीक है, तीसरा बिलीफ की लिबर्टी है और फोर्थ है आपका फेथ एंड वर्शिप, फिफ्थ है आपका वर्शिप। तो ऐसे ही जो है लिबर्टीज दी गई हैं आपको, थॉट की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिलीफ की लिबर्टी है, फेथ की एंड वर्शिप की लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में बताई गई है।
जहां तक इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी जो है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, सबको इक्वालिटी बराबर दी गई है, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समता जिसको बोलते हैं, समान अधिकार सभी के पास है। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग दैट डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। तो मैंने बताया कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सोशल, सेकुलर और फ्रेटर्निटी 3 वर्ड इसमें ऐड किए गए थे। अब हम आगे अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आपके सैलिएंट फीचर हैं यानी संविधान की जो विशेषताएं हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जामिनेशन में कई बार जो है ये फीचर्स पूछ लिए जाते हैं, संविधान की जो विशेषताएं हैं वो पूछ ली जाती हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, मैंने प्रीएम्बल में भी हमें पता लग गया कि फर्स्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सैलिएंट फीचर है वो है डेमोक्रेटिक। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पहला सैलिएंट फीचर है डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेटिक है। दूसरा, हम सॉवरेन है। ठीक है, और थर्ड क्या है कि डेमोक्रेटिक सॉवरेन रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का जो मीनिंग है वो है कि हम लोकतांत्रिक है, नहीं जनता के द्वारा जो है चुना जाता है। डेमोक्रेसी जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है लोकतंत्र। फिर सॉवरेन का मतलब है संप्रभु है, कि हम किसी के जो है ना डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य नहीं है। और थर्ड, हम रिपब्लिक हैं यानी हम गणतंत्र हैं। तो ये क्या है, ये सैलिएंट फीचर यानी विशेषताएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर हम आगे अगर हम चलते हैं, हम क्या है कि हम एक सोशलिस्ट स्टेट है। क्या है, हम सोशलिस्ट स्टेट हैं, हम समाजवादी राज्य हैं। हमारे यहाँ पे जात पात ऊंच नीच धर्म के जो है कॉन्स्टिट्यूशन कोई जगह नहीं देता है। तो समाज सोशलिस्ट है, हमने ये बातें माननी है। फिर आता है उसके साथ साथ, हम सोशलिस्ट के साथ साथ हम क्या है, हम सेकुलर स्टेट है यानी पंथ निरपेक्ष राज्य है। इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट है, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका फेडरल एंड यूनिटरी स्टेट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्ट्रक्चर है वो देखने में कहीं कहीं जो है फेडरल देखने में मिलती है, कहीं कहीं आपको यूनिटरी देखने में मिलती है। इसको हम समझते कैसे, इसको हम ऐसे समझते हैं जहां भी जो है पावर्स, अगर स्टेट आपको यानी प्रोविंस अगर आपको कहीं कहीं ऑटोनोमस देखने को मिलता है तो हम कैसे हो जाते हैं, वो हम फेडरल हो जाते हैं, हम संघीय व्यवस्था हो जाते हैं। लेकिन जहां भी हमारी जो पावर्स हैं, जहां पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए कैसे हैं ये हम देखते हैं। अगर फेडरल इसको तब समझा जाएगा जब आपका जो है स्टेट ऑटोनोमस होगा। ठीक है, तो स्टेट का ऑटोनोमस होना ही क्या है, फेडरल की ओर इंगित करता है। और यूनिटरी यानी एकात्मक व्यवस्था जब होता है, जब आपका जो यूनियन है, यूनियन स्ट्रोंग यानी सेंटर स्ट्रोंग हो जाता है। क्या है, जो आपका सेंटर स्ट्रोंग हो जाता है, जहां पे वहां पे क्या है आपका यूनिटरी स्टेट हो जाता है। तो कभी कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सैलिएंट फीचर है वो यूनिटरी होता है और कभी कभी आपका फेडरल होता है। तो इसलिए हम इस व्यवस्था को जो है ना क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघीय व्यवस्था भी कह सकते हैं। यहां से ये बातें निकल के आती हैं। नेक्स्ट जो है आपका 8th वाला, हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये आपने ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे पास, यानी न्यायपालिका का जो है एग्जीक्यूटिव जो है आपकी या लेजिस्लेटिव जो भी है उनसे कोई संबंध नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो ये भी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सैलिएंट फीचर यानी भारतीय संविधान की विशेषता है कि हमारे पास क्या है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। साथ ही हमारे पास क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप होना भी संविधान की विशेषता है, ये आपने ध्यान रखना है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सिटीजनशिप का जो अवधारणा है वो केवल जो है ना एकल नागरिकता का है। अगर आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो आप भारत के ही नागरिक माने जाएंगे, न कि उस क्षेत्र विशेष के नागरिक माने जाएंगे जहां आप रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपके पास जो सिटीजनशिप का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो उस पर लिखा रहता है कि आप भारत के नागरिक हैं, न कि उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा
सैलिएंट फीचर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप के बाद में हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 टियर गवर्नमेंट है। 3 टियर 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। तो आपकी जो 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे देखते हैं? नॉर्मली क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते आपको यही पता लगता है कि हमारे पास 2 टियर स्टेट गवर्नमेंट है, 2 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। पहला जो टियर होता है, फर्स्ट टियर जो होता है गवर्नमेंट का, वो क्या होता है? यूनियन गवर्नमेंट। तो मैं लिख देता हूँ, पहली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दें या यूनियन गवर्नमेंट? चलो मैं सेंट्रल लिख देता हूँ। तो हमारे पास पहला जो टियर है वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा जो टियर है हमारे पास वो क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो दूसरा टियर क्या है हमारे पास? स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये आपकी केंद्र सरकार है और ये आपकी अलग अलग स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट होती है जिनके पास स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है। इसी तरह तीसरा जो लेवल माना जाता है वो होता है लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय जिनको हम बोलते हैं, लोकल बॉडी, जिनमें आपकी, ये लिख देता हूं मैं। अब लोकल बॉडीज में कौन कौन आते हैं? लोकल बॉडीज में आते हैं आपके पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है। जो आपके पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं वो आपकी क्या है? लोकल बॉडीज गवर्नमेंट्स मानी जाती हैं और वो तीसरा टियर माना जाता है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का। तो 3 टाइप की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, ये हमारा सैलिएंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद थोड़ा ऊपर से मिटा लेते हैं इसको। नेक्स्ट जो है आपका स्ट्रक्चर में जो आता है, यहां से मिटा लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि भाई भारत में सरकार के कितने टियर हैं यानी कितने स्तर हैं। तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के जो सरकार की संरचना के जो स्तर हैं आपको ध्यान रखने, 3 स्तर हैं। पहला है आपका यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड है लोकल बॉडीज जो होती हैं आपकी स्थानीय निकाय जो होते हैं, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज जो होती हैं। अगला अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका 9th वाला, यहाँ 8 और 3 टियर में 9th। अगर हम 10th पे चलते हैं, 10th आता है आपका एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज। ठीक है। जो ये आपकी एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज है इसको हम यूनिवर्सल सफ्रेज भी बोल देते हैं। मैं लिख देता हूं, क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल सफ्रेज। ठीक है। तो दोनों चीजें बोली जाती हैं, यूनिवर्सल सफ्रेज और आपका एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज। ठीक है। तो एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज जिसके हमको वयस्क मताधिकार कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो उसको मत डालने का यानी वोटिंग राइट उसके पास होता है, इसको हम एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज बोलते हैं और ये आपका सैलिएंट फीचर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है। तो जब ये स्टार्टिंग में हमने एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज को लागू किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो मिनिमम जो 21 की जो एज होती है, ठीक है, तो मिनिमम कितना 21 ईयर्स का जो व्यक्ति है वो क्या है? वो एडल्ट माना जाएगा। और जब वो एडल्ट होगा तो उसके पास क्या होगा? वोटिंग राइट होगा। क्या होगा? वोटिंग राइट होगा। ठीक है। तो एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज कहती है कि 21 वर्ष की उम्र से बड़े सभी जो है व्यक्ति एडल्ट माने जाएंगे और उनके पास जो है वोटिंग राइट होगा। यही बातें क्या होती है? एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज होती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि 18 वर्ष का व्यक्ति भी वोट डाल लेता, लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। 61 जो है अमेंडमेंट हुआ था आपका। ठीक है। तो जो 61th अमेंडमेंट है आपका संविधान का 61वां संशोधन क्या कहता है? इन्होंने ये जो इसमें संशोधन किया और ये जो एज है ये घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष। 18 की एज का व्यक्ति जो है एडल्ट माना जाएगा और उसके पास क्या होगा? वोटिंग राइट्स होगा। ठीक है। यानी 18 वर्ष से ऊपर के सभी जो है व्यक्ति वो एडल्ट माने जाएंगे और उनके पास जो है वोटिंग राइट्स होगा और यही क्या है? आपकी एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज मानी जाएगी। तो ये आपके सैलिएंट फीचर हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि भाई जो है ना संविधान की विशेषताएं क्या हैं, और नीचे 4-5 विशेषताएं देगा, कुछ उसमें विशेषताएं ना होकर कुछ और होगा, तो तब आपको उसका आंसर देना है।
तो ये हमारा जो चैप्टर था आज का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट अब हम एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया है और उस स्टार्ट होता है, पहला जो भाग है आपका इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज यानी सॉरी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरा पार्ट है आपका सिटीजनशिप, उसको पढ़ाएंगे। थर्ड पार्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स ग्रांट है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए गाइज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।